डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा मगध साम्राज्य का उदय। अभी तक हमने काफी कुछ वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और उत्तर वैदिक काल में देखा था कि किस प्रकार राज्य की अवधारणा का विकास होता है, जनपदों का विकास होता है। उसी कड़ी में आगे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है अंगुत्तर निकाय और परिशिष्ट वर्मन में। उन 16 महाजनपदों में ही आपस में कहीं न कहीं क्षेत्र विशेष को लेकर संघर्ष होता था और उनमें से ही निकल के आया है सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य। प्राचीन काल में देखते हैं कि साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था और मगध ने सबसे पहले इस तरफ कदम बढ़ाया था। सभी प्राचीन ब्राह्मण तथा जैन स्रोत इस बात की पुष्टि भी करते हैं। आर्य लोग भारत में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर पूरी तरह से फैले हुए थे। मध्य देश में भी देखते हैं कि अधिकांश जनपदों में आर्य जाति के लोग ही शासन करते थे, लेकिन पूर्व के राज्यों में आर्योत्तर लोगों की संख्या ज्यादा थी। उनमें से थोड़े से आर्य बहुसंख्यक विजातीय लोगों पर शासन करते थे। अतएव आर्य जाति पर लागू होने वाले सामाजिक प्रतिबंधों से वो मुक्त थे। यानी कि यहाँ देखते हैं कि जब आर्य आए थे तो पश्चिम के क्षेत्र में वो काफी प्रभावित थे, लेकिन देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों में आर्योत्तर लोगों का वर्चस्व ज्यादा था और वो लोग आर्यों की जो भी अवधारणाएं थी उससे काफी कुछ मुक्त भी थे। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे और निकटवर्ती जंगलों में पाई जाने वाली हाथी सेना से भी उसको पर्याप्त बल मिलता था। इसके साथ ही देखते हैं कि मगध के आसपास कुछ लोहे की खदान भी मिली है और उनके मिलने से अस्त्र शस्त्र बनाकर आर्य जातियों को जंगलों को साफ करने में सहायता मिलती है और नए उद्योग धंधों का विकास होता है। गंगा नदी के पास होने के कारण व्यापारिक सुविधाएं भी बढ़ी और आर्थिक दृष्टि से भी मगध का महत्व काफी बढ़ जाता है। तो कुल मिला के आज का हमारा जो टॉपिक होगा मगध साम्राज्य का उदय, उसकी पृष्ठभूमि में हमें देखना पड़ेगा कि उसके उदय के क्या क्या कारण रहे थे और उसका कुछ गज सेना और लोहे का आविष्कार इस क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उनसे काफी कुछ सहायता इस साम्राज्य को उत्थान में मिलती है। फिर भी हम अनेक कारणों की चर्चा करेंगे जिसके कारण मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। अभी बताया हमने आपको एक ब्रीफिंग में कि 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच एक राजनीतिक स्थिति की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है मगध साम्राज्य का उदय। अंगुत्तर निकाय के बारे में चर्चा की कि जो 16 महाजनपद वो उल्लेख करता है उसमें मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता ने उसको साम्राज्यवाद की स्थिति में पहुंचा दिया और इन्हीं प्रयासों से इसने अन्य महाजनपदों को काफी पीछे छोड़ दिया। इस प्रयास में इसने अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए वो एक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी शासन के रूप में उन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन ये इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, इसके उत्थान में ऐसे अनेकों राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक कारणों का योगदान हम मान सकते हैं। फिर भी देखते हैं कि यहाँ पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के शासकों ने अपने पराक्रम से मगध को बहत्तर उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बना दिया था और इसी की नींव पर आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत कुछ एक आधार मिल गया था जिसके आधार पर ही वह अपने साम्राज्य को खड़ा कर सका। मगध साम्राज्य के उदय के कारणों में ये देखते हैं
पहला कारण मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध के उत्थान में वहां की भौगोलिक स्थिति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राज्य उत्तरी भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भागों के मध्य अति सुरक्षित स्थिति में अवस्थित था। इसकी दोनों ही राजधानियां, चाहे राजगृह हो या पाटलिपुत्र हो, सामरिक दृष्टिकोण से काफी सुरक्षित मानी जाती थी। राजगृह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए दुश्मन इस पर आसानी से आक्रमण कर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। राजगृह की चार दीवारी को भेद कर अंदर प्रवेश करना भी बहुत कठिन था, इसलिए विदेशी आक्रमण की चिंता से मुक्त होकर मगध के शासक साम्राज्य विस्तार की तरफ काफी ध्यान दे सके। ऐसे ही पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ थी। यह मुख्यतः एक जलदुर्ग के समान था जिसके चारों तरफ नदियां थी, और ये नगर जो था पाटलिपुत्र वो गंगा, गंडक, सोन इन सभी के नदी के मुहाने पर स्थित था। सरयू नदी भी इसके आसपास थी, इसलिए पाटलिपुत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण अत्यंत सुरक्षित स्थिति में था। उत्तरी और पश्चिमी दिशा में सोन नदी और गंगा नदी तथा दक्षिणी पूर्वी दिशा में पुनपुन नदी इसकी सुरक्षा करती थी, और इन नदियों को पार कर आसानी से पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना इतना आसान उस समय नहीं था। इसलिए यहाँ के शासकों को बाहरी आक्रमणों और अपनी राजधानी की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी। भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी मगध की, जिसके कारण वह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अगला देखते हैं, मगध में आर्थिक साधनों की काफी बहुलता थी। मगध की आर्थिक संपन्नता ने भी मगध के नगर जो उत्थान था उसमें काफी सहायता पहुंचाई। मगध का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था, और चूंकि इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत अधिक होती थी, इसलिए बिना ज्यादा परिश्रम की उपज अधिक होती थी। अतिरिक्त उत्पादन जो होता था उसके आधार पर उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। व्यापार के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है, क्योंकि उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से नगरों का उत्थान भी होना शुरू हो जाता है। इस समय सिक्कों का प्रचलन भी काफी चला। राज्य को भी इस आर्थिक संपन्नता में हिस्सा मिला। राज्य अभी विभिन्न प्रकार के चुकाए गए करों के आधार पर आर्थिक रूप से संपन्न बन गया था, और आर्थिक संपन्नता ने उसे अपनी सैन्य शक्ति की संगठन और विस्तार का काफी मौका भी दिया। इसके आधार पर मगध के शासक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर सके। मगध का सैन्य संगठन भी काफी अच्छा था उस समय। काफी दिलचस्पी भी वो लोग लेते थे, क्योंकि अभी तक देखते हैं कि युद्ध में घोड़ों का व्यवहार मुख्य रूप से किया जाता था, लेकिन मगध के शासकों ने हाथियों की अपनी सेना में स्थान देना प्रारंभ कर दिया। हाथियों की अनेक उपयोगिता थी, क्योंकि वो दलदली इलाकों में भी व्यवहार में लाए जा सकते थे, जबकि घोड़ों की उपयोगिता ऐसे इलाकों में नहीं की जा सकती थी। हाथियों से दुर्गों को भेदने का काम भी किया जाता था। मगध के आसपास जो जंगली इलाके थे वहां पर पर्याप्त मात्रा में हाथी उस समय मिलते थे, और इसी के बल पर मगध की सेना में हाथी की टुकड़ी का विशेष महत्व हो गया था। अन्य समकालीन शासकों के पास हाथी सेना या गज सेना की कमी थी। इसी प्रकार मगध को एक अन्य लाभ भी था कि उसके इलाके में लोहे की अनेक खानें थी, और इन खानों से प्राप्त लोहे से युद्ध के नए अस्त्र शस्त्र तैयार किए गए थे। अतः राज्यों के पास अवंतियों को छोड़कर लोहे की कमी थी, और वे मगध की सेना जो नए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी का प्रभावशाली ढंग से सामना नहीं कर सके थे। तो मगध का जो सैन्य संगठन था वो उनके पास काफी मजबूत हस्ती सेना थी, और लोहे की खदानों के कारण काफी अच्छे अस्त्र शस्त्र भी वहां तैयार किए जाते थे। तो इसने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध के शासकों का योगदान। मगध के उत्थान में वहां के शासकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मगध में एक के बाद एक नए ऐसे व्यक्ति से शक्तिशाली सम्राट हुए जिन्होंने सैन्य बल और कूटनीति के आधार पर मगध की सीमा का विस्तार किया था।
मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान सेनानायक और नीति निपुण शासकों ने डाली थी। और वही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन शासकों ने उचित अनुचित अनेक प्रकार के मार्ग भी अपनाए। महापद्मनंद जैसे प्रतापी शासकों ने भी मगध की सीमा का विस्तार किया। तो यहाँ हम कुछ देख सकते हैं कि मगध के पास देखो परिस्थिति अनुकूल थी, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए थे और उनकी बदौलत ही अच्छे उन्होंने उनके पास सैन्य संगठन था, अच्छे साधन थे, लेकिन उनकी खुद की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी और एक लंबी कड़ी मजबूत शासकों की यहाँ हम देख सकते हैं, चाहे वो बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो, उदयन हो, महापद्मनंद हो, घनानंद हो, तो ये सारी एक लंबी कड़ी है। आगे देखते हैं कि मगध का जो वातावरण था उस समय काफी स्वतंत्र था, क्योंकि मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा स्वच्छंद था, जो कि इसे अनार्यों का देश माना जाता था। इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का इतना कट्टरपन नहीं था। ये लोग जीने में विश्वास करते थे, फालतू के कर्म कांडों में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। अनार्य तत्वों की बहुलता के कारण यहाँ आर्यों का प्रभाव भी काफी कम था। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक था, इन राज्यों की अपेक्षा जो पश्चिम की तरफ थे। और पश्चिम की तरफ जो भी राज थे वो आर्यों के काफी प्रभाव में थे। तो इन सभी कारणों ने मगध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज देखते हैं कि मगध का जो विकास हुआ था, आपने एक पूरी कड़ी देखी है कि मगध साम्राज्य के विकास का अपने आप में सैन्य संगठन बहुत मजबूत रहा था। वहाँ लोहे की खदानों के मिलने के कारण, चाहे एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया था कि उससे पहले घोड़ों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पहली बार मगध ने, वहाँ के शासकों ने हाथियों की सेना का सदुपयोग किया, जो दलदली इलाकों में व्यवहार में लाए जा सकते थे। तो उसका काफी योगदान रहा था मगध के उत्थान में। वहाँ के लोग जीने में विश्वास करते थे, वहाँ का वातावरण अच्छा था, फालतू कर्मकांडों से वो मुक्त थे, क्योंकि आर्यों का प्रभाव यहाँ पर काफी कम था। भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल थी उस समय, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, चाहे वो राजगृह हो, क्योंकि वहाँ पे पहाड़, चारों तरफ पहाड़ थे, नदियाँ थी। तो इस तरीके से उनका जो एक विदेशी शक्ति थी या दूसरी शक्तियाँ थी, वो आक्रमण करने की हिम्मत वहाँ नहीं जुटा सकती थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि मगध जो एक 16 महाजनपद थे अंगुत्तर निकाय या परिशिष्ट वर्मन में, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद उभर कर आता है। और उभर कर किस प्रकार आता है, उसकी विभिन्न कारणों की कड़ी में ही हमने आपको मगध की भौगोलिक स्थिति हो, चाहे वो मगध के आर्थिक संसाधन वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिले थे, लोग भी काफी परिश्रमी थे, जमीन वहाँ उपजाऊ थी, सरप्लस फसल होती थी, उसका विकास वो व्यापार और उद्योग में करते थे। तो कुल मिला के वहाँ पर आर्थिक संपन्नता हम देख सकते हैं। बाद में मगध का सैन्य संगठन देखा गया और मगध के उस समय एक बहुत लंबी शक्तिशाली शासकों की कड़ी भी यहाँ पे देखने को मिली। और वहाँ का माहौल जो था मगध का, वो बहुत ही पॉजिटिव माहौल था, जिसके कारण मगध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन काल में एक देश के रूप में उभरा।